हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 8th के MCQ। देखिए, आज हमारा इसी क्रम में यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर हम हमें संसद क्यों चाहिए इस चैप्टर से संबंधित MCQ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पहला है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़वाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। पहला है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। सेकंड, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। 1909 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार में सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और अब आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है और उससे पूर्व हमारे यहाँ, उससे पहले लगभग 200 सालों तक हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन रहा है, यानी औपनिवेशिक शासन रहा है। और औपनिवेशिक शासन के दौरान आपको पता होगा कि हम पर थोपी हुई सत्ता थी, यानी हमारे ऊपर हमारे अपने मन मुताबिक चलने वाली या फिर हमारे द्वारा चुनी जाने वाली सरकार नहीं थी, बल्कि हमारे ऊपर कब्जा की हुई सरकार थी, यानी एक तरह से थोपी हुई सरकार थी। तो वो हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, वो अपनी मनमानी से सरकार चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है, आप देखेंगे 1857 की जब क्रांति हुई है तो लोगों के अंदर एक चेतना का अभाव आया है कि अब हमें भी अपना देश चलाने के लिए खुद से आगे आना चाहिए, इन अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी ये सब पॉसिबल नहीं था, तो धीरे धीरे करके लोगों ने डिमांड करने लगे। यानी कि जैसे जैसे राष्ट्रवादियों का एक खेमा उठ खड़ा हुआ है, तो राष्ट्रवादियों के खेमे ने सबसे पहले डिमांड की है 1885 में, जब यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हो गई है। ये आप देखेंगे, इन्होंने ये डिमांड की है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डिमांड की है कि जो विधायिका है उसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी इन्होंने ये कहा है कि जो विधायिका है उसमें चुने हुए, जो यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य हों और उन्हें जो है, जो आपका आम बजट होता है उस पर चर्चा करने का अधिकार मिले, प्रश्न पूछने का अधिकार मिले। तो ये सबसे पहले बात इन्होंने यहां पर उठाई है। कब? 1885 में। इसके बाद सेकंड वाला आपका जो कथन है, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। देखिए, 1909 वाला जो सुधार था, इसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कुछ हद तक जो है निर्वाचित प्रतिनिधित्व का यहाँ पर व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा इसका विस्तार तीसरे वाले स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि 1909 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार में सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और अब लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। देखिए, पहली बात ध्यान देने वाली बात यह है, 1909 वाला जो सुधार था आपका, वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड नहीं है, बल्कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो था वो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ना कि 1909 वाला। यहाँ पर मार्ले जो हैं, ये लॉर्ड मार्ले जो हैं वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हैं, वहीं मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पर जो आपका 1909 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे आपकी किताब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लिखा है, वैसे इसे भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हद तक क्या किया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो विधान परिषदों का आकार काफी बड़ा कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद की संख्या यहाँ पर 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस वाले अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके सदस्यों का चुनाव केवल और केवल मुस्लिम मतदाता ही यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर इस अधिनियम ने थोड़ी सी सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक वैधानिकता थी, वो प्रदान कर दी है। और आपने सुना भी होगा, जो लॉर्ड मिंटो हैं यानी वायसराय मिंटो हैं, इन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन का जनक के रूप में भी जाना जाता है। यानी अपने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जन्म देने वाले व्यक्ति मिंटो माने जाते हैं अपने भारत में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले अधिनियम में कि यहाँ पर सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया है। यानी इसमें सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया है और ना ही आम लोग इनकी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। बस हुआ ये है कि एक तो इन्होंने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया है। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत पहली बार कोई भारतीय जो है वो वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में, यानी कार्य परिषद के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का भी यहाँ पे प्रावधान रख दिया गया था। और इसके तहत यहाँ पर व्यक्ति हैं, इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा,
ठीक है, ये वायसराय की कार्यपालिका के परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने हैं। तो ये कुछ यहाँ पे प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज आपका, स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर, अब भारतीय लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। यानी कि आपको पता होगा कि देश आज़ाद होने के बाद हमारा एक संविधान बना और संविधान में हमने एक लोकतांत्रिक सरकार का यहाँ पर ढांचा जो है, स्ट्रक्चर तैयार किया है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे कथन है, स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। थर्ड है आपका, भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मतलब है देश के सभी शिक्षित वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। जैसा कि आपने अभी थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जानकर देखा कि जब हमारा देश 1947 से पहले आज़ाद नहीं था तो ना तो सभी नागरिकों की बात को सुनी जा रही थी और ना ही सभी नागरिकों को वरीयता दी जा रही थी। लोकतंत्र यानी कि उस समय सभी नागरिकों को वरीयता भी नहीं दी जा रही थी शासन चलाने में। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के उपरांत हमने सबसे पहले यही यहाँ पे कोशिश की है कि अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करवाया जाए। लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हम सभी को, जितने भी वयस्क लोग हैं, इन सभी को वोट डालने का अधिकार दें, ताकि ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में फैसला खुद ले सकें। और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे जो अपनी प्रणाली बनाई है वो संसदीय प्रणाली बनाई है, ताकि जो सरकार हो वो भी जनता की मांगों के प्रति जवाबदेह हो, संवेदनशील हो। तो यहाँ पर अगर पहला कथन उठा के हम देखें कि अब जो भारतीय लोकतांत्रिक सरकार है इसको लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा, ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और आपके जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो आदर्श थे, ठीक है, इस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो भी आदर्श थे, जो भी आंदोलन के दौरान जो भी यहाँ पर लोगों के मन में जो चीज़ें परिणत हुई थी, जो चीज़ें यहाँ पे पनपी थी, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर देखने को मिली हैं? ये आपके स्वतंत्र होने के बाद आपके संविधान में इन्होंने ठोस रूप ग्रहण किया है। यानी जो भी आदर्श हमने आपके राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारी जनता ने, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनाए थे, उन सभी आदर्शों की यहाँ पर लिखित रूप से कहाँ पर प्रतिपुष्टि हुई है? वो संविधान में हुई है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। बात करें अभी की, देखिए हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है। ये बात आप जानते होंगे कि अब वोट डालने की एज 18 साल कर दी गई है। पहले कितनी थी? 21 साल थी। यानी कि 21 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, जाति, लिंग किसका भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन बाद में इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। अच्छा, कमेंट में आपको ये बताना है कौन से संविधान संशोधन के जरिए 21 साल से एज घटाकर 18 साल की गई। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। क्लास 6 7 में मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है। ठीक है, यानी शुरुआत में जब संविधान बना था तब हमारी एज यहाँ पर 21 साल रखी गई थी। 21 साल से ऊपर का कोई भी पुरुष, स्त्री जो भारत का नागरिक है वो यहाँ पर वोट डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में एक संविधान संशोधन किया गया जिसके जरिए एज यहाँ पर 18 साल कर दी गई है। तो यहाँ पर वो आप संविधान संशोधन बताएंगे कब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि देश के सभी शिक्षित वयस्कों को, जी नहीं, यहाँ पर देश के सभी शिक्षित वयस्कों को नहीं है, बल्कि देश के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। केवल शिक्षित नहीं है, इसमें यह तर्क दिया गया है शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर किसी को अपने फ्यूचर के बारे में चिंता होती है कि हमें क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वोट देने का अधिकार जो भी यहाँ पर 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी को दिया गया है। तो थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, शिक्षित वयस्कों को नहीं है बल्कि सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर केवल तीसरा वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका ए, केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज आपका, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता और उनके द्वारा किए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, जिसका मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। सेकंड, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। थर्ड, लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। देखिए, अगर हम बात करें लोकतंत्र जो है आपकी सहभागिता और इनके निर्णयों पर ही यहाँ पर निर्भर चल रहा है। और लोकतंत्र में अगर लोगों की अगर हम बात करें तो सहमति का विचार लोकतंत्र का जो है यहाँ पर केंद्रीय बिंदु होता है। यानी कि यहाँ पर आम सहमति के बिना यहाँ पे सरकार नहीं बन सकती है, यानी कि लोगों का समर्थन चाहिए। आपके पास समर्थन होने के उपरांत आपके जो निर्वाचित कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर समर्थन चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सहमति जो है ये यहाँ पर प्रस्थान बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है। यानी पहली बात तो जनता का समर्थन होना चाहिए। अब जनता के समर्थन के बाद आपके खेमे में विधायक, सांसद जो भी हैं वो होने चाहिए।
तब आप अपनी सरकार यहाँ पर बना सकते हैं, और ऐसे करके लोगों की यहाँ पर हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। ये बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, कोई पार्टी जो लगातार उन्नति, लोगों की तरक्की के बारे में यहाँ पे काम कर रही है, तो लोग उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, दोबारा चुनते हैं, और ऐसे करके वो बार बार सरकार बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जो निर्णय है ये लोकतांत्रिक सरकार के गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में भी ये फैसला देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकेंड वाला कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कथन है आपका कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं करते हैं, या डायरेक्ट जनता यहाँ पे सहभागिता नहीं करती है लोकतंत्र में, बल्कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के जरिए प्रतिनिधि मूलक जो निर्वाचित कैंडिडेट हैं इनके जरिए यहाँ पर लोकतंत्र के कार्यों में सहभागिता करती है। यानी जनता के ऊपर, यानी कुछ हजार या कुछ लाख जनता के ऊपर यहाँ पे आपके यहाँ प्रावधान किया गया है कि इतने के ऊपर एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाएगा, इसको चुनकर लोगों को संसद में भेजना होगा, और ये जो है अपनी जनता की तरफ से डिसीजन लेगा। यानी हमने यहाँ पे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का यहाँ पे ढांचा अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रतिनिधि हमारे चुनकर जाते हैं, इनमें से ही एक समूह जो होता है वो बाद में क्या बनाता है, सरकार बनाता है। तो यहाँ थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन आपके जो है सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में, यानी भारतीय संसद के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यानी आजादी के बाद जो गठित की गई भारतीय संसद क्या है, भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ठीक है, भारतीय संसद के संदर्भ में यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ बताना है कौन सा कथन आपका जो है वो सही असत्य है। पहला है, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को सांसद कहा जाता है। सेकंड, संसद सरकार को नियंत्रित नहीं करती बल्कि उसका मार्गदर्शन करती है। थर्ड है आपका, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चौथा है आपका, संसद के लिए चुने गए उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, यानी मास्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलना था, यहाँ पे मास्टर बोल गया मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जनता के द्वारा जो चुने गए सभी प्रतिनिधि हैं, इनके समूह को वहां पर क्या कहते हैं, इनको संसद कहा जाता है। तो पहला वाला कथन यहां पर सही है। सेकंड है, संसद यहां पर लिखा है संसद सरकार को नियंत्रित नहीं करती। देखिए, सरकार, आपने अभी थोड़ा सा पीछे चलें, थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन में चलें कि जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इन्हीं प्रतिनिधियों का एक समूह जो होता है सरकार बनाता है। यानी कि हम अगर आमतौर पर सरकार शब्द का जो यूज करते हैं वो जो चलने वाली सरकार उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इनका ही एक खेमा होता है जो कि मिलकर सरकार बना लेता है। यानी एक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है समूह, और इसे हम सरकार के रूप में भी जानते हैं समूह को, ये आप देखा होगा। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि संसद सरकार को नियंत्रित नहीं करती। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लोग यानी कि यही प्रतिनिधि चुनकर आए हैं किसी पार्टी के, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पार्टी ने 500 कैंडिडेट, 500 यानी 500 सीटें हैं आपकी टोटल, और 500 में 251 आपके बहुमत के लिए चाहिए, और मान लीजिए कोई पार्टी यहाँ पे जीत जाती है 251 सीटों से, तो ये जो 251 इनके प्रतिनिधि हैं, ये कुछ लोगों को भेजेंगे आगे कि आप जाइए और सरकार बनाइए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन लोगों का रोल अहम होगा, इनका अहम नहीं होगा। ये 10-12 लोगों का रोल अहम नहीं है, बल्कि इनका रोल अहम है, क्योंकि ये बहुमत में तब तक ही तो ये बने रहेंगे सरकार में। अगर ये बहुमत में नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पर भी वही है कि संसद सरकार को नियंत्रित नहीं करती, ऐसा गलत है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन भी करती है, और समय समय पर उससे प्रश्न भी पूछती है कि आप देश को चलाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो सेकंड कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है नहीं करती, ये करती है। थर्ड है आपका, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। देखिए, अगर संसद की अगर हम बात उठाकर देखें तो आपका देश बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, और हर क्षेत्र से आपका जो है एक एमपी, ये जो है एक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से संसद में भेजा जाता है। तो थर्ड कथन आपका सही है। संसद के लिए जो चुने जाने वाले सदस्य होते हैं, इन्हें हम लोग, इन उम्मीदवारों को संसद सदस्य या फिर सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कहलाते हैं। तो चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी कि यहाँ पर गलत कथन कौन सा है। यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन गलत है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। संसद के अभिन्न अंगों में शामिल
इसके विभिन्न निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है आपका, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन जिनमें राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। सेकंड, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सेकंड है यहां पर, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। चौथा है आपका, लोकसभा को उच्च सदन और राज्यसभा को निम्न सदन कहा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें अभी आपके भारतीय संसद की और इसकी जो भी इसकी निर्मात्री संस्था है, यानी जो भी इसके अभिन्न अंग हैं, उनको अगर बात करें तो भारतीय संसद आपके 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें राष्ट्रपति है और इनके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। इनसे मिलकर यहां पर ये आपकी संसद बनती है। अब ये क्यों बनती है, यहां पर राष्ट्रपति का क्या रोल है, इसका आंसर मैं अगले क्वेश्चन में आपको दूंगा, वहां पर मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। बात करें अगर राज्यसभा की, देखिए राज्यसभा में अभी यहां पर अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं, जिसमें आपके 233 कैंडिडेट यहां पर इलेक्ट होकर आए हैं, निर्वाचित हैं, और 12 कैंडिडेट यहां पर मनोनीत किए गए हैं, यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले, जिसमें साहित्य, कला वगैरह, साइंस वगैरह के बैकग्राउंड यानी विज्ञान वगैरह के क्षेत्र से आने वाले 12 लोगों को राष्ट्रपति यहाँ पे अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है। तो वर्तमान में आपकी जो राज्यसभा है इसमें 233 कैंडिडेट तो कैसे हैं, इलेक्टेड हैं, ठीक है, वहीं 12 कैंडिडेट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। तो ऐसे करके आपकी राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य अभी एट ए टाइम है। अभी यहां पर अगर आपके संविधान की बात की जाए तो संविधान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 लिखी हुई है। यानी संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा में कितने कैंडिडेट होंगे, अधिकतम 250 होंगे, ठीक है। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए, आपके यहां अभी यानी वर्तमान समय में लोकसभा में 545 कैंडिडेट हैं, जिनमें, ठीक है, जिनमें 545 में से यहां पर 543 कैंडिडेट इलेक्टेड होकर आए हैं और 2 कैंडिडेट एंग्लो इंडियन वाले ये राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए हैं। वहीं अगर संविधान में बात की जाए, संविधान में लोकसभा की क्षमता 552 सीटों की है, यानी यहां पर 550 सीटों पर निर्वाचन होगा और 2 सीटें यहां पर क्या है, मनोनीत किए जाएंगी। वहीं अगर इनकी बात करें राज्यसभा वाली, तो राज्यसभा में 238 सीटों का प्रावधान है, अधिकतम 238 सीटें, और 12 सीटें इनकी क्या है, मनोनीत वाली हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां पर सेकंड आपका जो कथन था कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। देखिए, यहां पर जो आपकी राज्यसभा है, यहां पर अभी इतनी सीटें हैं और यहां पर राज्यसभा के जो यहां पर सभापति हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इन्हें वेतन भत्ते भी जो है सभापति के पद के लिए दिए जाते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी सही है, पहला कथन तो सही है ही है। तीसरा कथन है आपका, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, जो कि मैंने बता दिया है अभी ढांचा, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, ये थर्ड वाला कथन आधा सही है, आधा गलत है। अगर थर्ड कथन को अगर हम देखें तो लोकसभा सदस्य जो है, लोकसभा में अभी जो सदस्य हैं वो 545 ही हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कौन करता है, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो इन्हीं चुने हुए कैंडिडेटों के मध्य होता है, यानी कि ये लोग जो चुनकर गए हैं 545-43, इन्हीं के मध्य एक डेट फिक्स कर दी जाती है। तो इन्हीं में से एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है। यानी यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा एक निर्धारित डेट होती है जिसमें लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है और वहीं पर ही उपाध्यक्ष का चुनाव भी यहां पर कर लिया जाता है। तो यहां पर थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चौथा कथन है आपका, लोकसभा को उच्च सदन और राज्यसभा को निम्न सदन कहा जाता है। देखिए, बात करें हम यहां पर, राज्यसभा आपका जो है वो उच्च सदन है और वहीं लोकसभा जो है आपका निम्न सदन है। राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं, यानी राज्यसभा जो है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा आपको पता होगा 5 साल या उससे पहले भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी न भंग होने वाला सदन है, यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 कैंडिडेट, यानी इसके 1/3 कैंडिडेट हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। इस वजह से यह सदन हमेशा चालू हालत में रहता है, राज्यसभा वाला। तो यहाँ पर राज्यसभा वाले सदन को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, वहीं लोकसभा वाले सदन को निम्न सदन कहा जाता है। तो यहाँ चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सत्य है, तो आंसर है ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, भारतीय संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के उत्तरदायित्व और इसकी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है
कौन सा कथन आपका जो है वो गलत है यानी असत्य है। पहला है, लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। थर्ड है आपका, यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे दोनों सदनों में निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होना चाहिए। चौथा है आपका, बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 270 सदस्य होने चाहिए। देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा की स्थिति उठाकर देखें तो लोकसभा जो आपकी है यानी आपका जो निचला सदन जो है ये संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो कैंडिडेट चुनकर आए हैं, आपके 543 कैंडिडेट जो वर्तमान में चुनकर आए हैं, ये कैंडिडेट लोगों ने डायरेक्ट रूप से चुने हैं, यानी जनता ने डायरेक्ट रूप से ये कैंडिडेट चुने हैं, तब ये यहां पर आए हैं कैंडिडेट। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि लोकसभा जो है संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बात, जो कार्यपालिका होती है, यानी कि कार्यपालिका का मतलब जिसे आप सरकार के रूप में देखते हैं, जिसमें कार्यपालक यानी पूरे देश चलाने की क्षमता जो होती है, और कार्यपालक का चुनाव जहां पर लोकसभा ही करती है। ध्यान देना, कार्यपालिका का जो चुनाव होता है, सरकार का जो चुनाव होता है, वो आपके लोकसभा के कैंडिडेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कार्यपालिका के चुनाव करने की वजह से लोकसभा का एक ये महत्वपूर्ण कार्य है। थर्ड है आपका कि यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे दोनों सदनों में निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। देखिए, आपको जैसा कि आपने ऊपर देखा है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निर्माण लोकसभा से होता है, किसी और से नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा में ही डायरेक्ट लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कार्यपालिका में जो आपकी सरकार है, सरकार बनाने के लिए यानी कि लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों में नहीं, यानी राज्यसभा से मतलब नहीं है हमें, केवल लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल, अभी आपके 543 कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है आपके निर्वाचित हैं। अब 543 में से इसका हाफ प्लस 1, इसका हाफ प्लस 1 अगर हम लेंगे तो 272 आ जाएगा। 272 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर तो कितना आएगा, 544 आएगा, यानी एक ज़्यादा चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर किसी पार्टी के पास अगर 272 यहाँ पर एमपी होंगे तो वो यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। ठीक है, उसको सरकार बनाने का पूरा हक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन गलत है। तीसरा वाले कथन में लिखा है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक दल अगर सरकार बनाना चाहता है, दोनों सदनों में उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत होना चाहिए। नहीं, केवल लोकसभा में उसे निर्वाचित सांसद उनका बहुमत होना चाहिए, ना कि राज्यसभा वाले में। चौथा है, बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 270 सदस्य होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे गणित समझाया है, यहाँ पे अभी वर्तमान में आपके 543 कैंडिडेट जो निर्वाचित होकर आते हैं, तो इनमें निर्वाचन में 543 में से आपको 272 सीटें चाहिए न्यूनतम। 272 सीटें होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी सरकार बना सकते हैं। यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 270, जो कि गलत है। 270 सीटों पे कोई दल अपनी सरकार नहीं बना सकता है। ठीक है, जहाँ पर 272 आपके पास सीटें हों। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे गठबंधन का मतलब होता है मिलाकर, यानी अगर आपके पास मिलाकर सीटें हैं तो कोई बात ही नहीं है, मिलाकर नहीं है तो भी, यानी अगर मिलाकर सीटें हैं तो भी 272 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सरकार बना पाएंगे। तो चौथा कथन गलत है। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी दल को कम से कम 272 सीटें चाहिए, ना कि 270। यहां पर पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। यहां पर डी वाला कथन असत्य है, यानी केवल 3 और 4 कथन असत्य है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज आपका, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हम अक्सर सरकार शब्द का इस्तेमाल कार्यपालिका के लिए करते हैं। सेकंड, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। थर्ड है आपका, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ताधारी दल या गठबंधन का विरोध करने वाले दल को हम विपक्षी दल ये कहलाते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखें, यानी अगर आपके यहाँ जो आपकी कार्यपालिका के बारे में देखें, यानी आपने 3 अंग देखे हैं सरकार के। वैसे हम अगर सरकार के 3 अंग देखे जाएं तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन कार्यपालिका जो होती है आपकी, यानी कार्यपालक जो मुख्य काम करने वाले, शासन चलाने वाले लोग हैं, ये संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनमें से चुनकर जाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि जो आपके होते हैं वो अपने कुछ कैंडिडेट को आगे भेजते हैं कि आप आगे जाके सरकार बनाइए, यानी आप कार्यपालिका को चलाइए। और हम आम भाषा में जो शब्द यूज करते हैं, आम भाषा में सरकार शब्द इसी कार्यपालिका के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी जो आपकी
अभी जो वर्तमान में आप जैसे मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट है अभी, तो मोदी गवर्नमेंट की जो भी लोग हैं इनके लिए हम सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, जबकि सरकार को अगर विस्तारित रूप में लें, सरकार में आपके 3 अंग आ जाते हैं, यानी आपके विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग आ जाते हैं। जबकि अक्सर हम आम भाषा में अगर सरकार शब्द का इस्तेमाल कार्यपालिका के लिए करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी जो भी पार्टी यहाँ पर बहुमत में होती है उसका मुखिया यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसने अपना प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी आगे की है, तो इसी वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर मुखिया है। और इसकी सलाह पर राष्ट्रपति इसकी मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है, यानी प्रधानमंत्री अपने दैनिक कामकाजों के लिए तमाम मंत्रालयों के लिए, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों को चलाने के लिए यहाँ पर अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। और ये मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। संसद में दलों के संदर्भ में बात की गई है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ताधारी दल या फिर गठबंधन, ठीक है, या फिर जो गठबंधन का विरोध यानी सत्ताधारी दल का विरोध कर रहे हैं उनको विपक्षी दल कहलाते हैं। ये थर्ड वाला कथन भी बिल्कुल सही है कि संसद में जिसके पास बहुमत है उसे सत्ताधारी दल, और जिसके पास बहुमत नहीं है यानी विरोधी पार्टी के हैं तो उन्हें विपक्षी दल कहलाते हैं। यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है आज आपका, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों यानी विभिन्न मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित हैं, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। सेकंड यहाँ पर है नॉर्थ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। थर्ड है आपका साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। देखिए यहाँ पर पहला कथन अगर उठा के देखें, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी अथॉरिटीज हैं उन सभी के जो कार्यालय हैं वो केंद्रीय सचिवालय वाली बिल्डिंगों के आसपास ही हैं। तो केंद्रीय सचिवालय की बिल्डिंग के 2 मुख्य इमारतें इसमें आती हैं, इसमें एक का नाम साउथ ब्लॉक है और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। बात करें यहाँ पर साउथ ब्लॉक की, देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ ब्लॉक है ये गलत है। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय आपके नॉर्थ ब्लॉक में नहीं है, बल्कि ये साउथ ब्लॉक में है। ये आप ध्यान रखना, ये किसमें है, ये आपके साउथ ब्लॉक में है, ठीक है। तो सेकंड कथन गलत हो जाएगा। वहीं आपके वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो आपके जो हैं ये आपके नॉर्थ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो ये थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर दूसरा तीसरा कथन असत्य है, तो आंसर होगा यहां पर बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 है आज आपका, संसद के उच्च सदन राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है वो सही है। पहला है राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। सेकंड, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। थर्ड है आपका, यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन करता है। चौथा है, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी है। पांचवा है, विधि निर्माण संबंधी किसी विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में लाया जाता है। देखिए राज्यसभा के रोल अगर हम देखें, पहली बात, राज्यसभा सभी राज्यों का यानी कि यहां पर ये राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, बल्कि आपके सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व क्यों कर रही है, क्योंकि इसके कैंडिडेटों का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं राज्यों में वो प्रतिनिधि मिलकर इसका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला कथन तो यहाँ पर सही है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सदस्यों का चुनाव जो होता है ये विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं यानी कि एमएलए जो होते हैं, एमएलए करते हैं इसके, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं एमएलए, यानी जनता अपने अपने राज्य में जो जो अपने एमएलए का चुनाव चुनती है, एमएलए को यहाँ पे इलेक्टेड करती है, वो एमएलए जो होते हैं वो एमएलए आपके राज्यसभा के एमपीज का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता यहाँ पे भागीदारी नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तीसरा कथन यहाँ पर यह है कि यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन करता है। जैसा कि अगर मैंने आपको पहले अभी आपसे एक क्वेश्चन में कहा था कि मैं आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के तीनों अंग क्यों हैं ये मैं समझाऊंगा, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए कोई भी कानून हो, कोई भी आपको अगर मान लीजिए कानून बनाना है तो आप क्या लाएंगे, विधेयक लाएंगे, सबसे पहले विधेयक लाएंगे। तो विधेयक को चाहे आप लोकसभा में ला सकते हैं पहले या राज्यसभा में ला सकते हैं।
लोकसभा से क्लियर यानी मान लीजिए आप लोकसभा में लेकर आए विधेयक कोई, लोकसभा से क्लियर होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में इस पर मंथन होगा, विचार विमर्श हो गया, और मान लीजिए राज्यसभा में भी आपको बहुमत है, राज्यसभा से भी पारित हो गया, फिर ये कहाँ पर जाएगा, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, रोक सकता है, राय दे सकता है, या फिर पेंडिंग डाल सकता है, वो उस पर यहाँ पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है फाइनली, यहाँ पर मान लीजिए उसके लग रहा है बढ़िया है यहाँ पर, यानी कि जो सब कुछ जो बिल आया है, ये जो आपका अधिनियम यहाँ पर बिल जो है आपका विधेयक जो है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी मंजूरी दे देता है, और मंजूरी देने के पश्चात क्या होता है, ये कानून बन जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कानून बनाने में राष्ट्रपति का मेन रोल है, यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ही ये डिसाइड करता है कि इस पर अपने साइन करने हैं या नहीं है। इसीलिए संसद के जब अंगों की बात होती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को भी गिना जाता है। यानी आपके सवाल का आंसर यहाँ पर मिल गया होगा। कुछ बच्चों के माइंड में था कि सर संसद की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति को काउंट क्यों करते हैं? काउंट इसीलिए करते हैं कि जब भी हम कोई विधेयक लेकर आते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने साइन नहीं करेंगे तब तक विधेयक आगे कानून नहीं बनेगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इसलिए राष्ट्रपति का रोल अहम है, और हम संसद के अंग में राष्ट्रपति को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी ये सदन लोकसभा से कोई भी पारित कानून है, ये पारित विधेयक कानून लिख गया हूं मैं यहाँ पर, यानी पारित विधेयक है कोई भी, इसकी समीक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन करता है। यहाँ पे कानून नहीं है बल्कि विधेयक लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। चौथा है आपका, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए कि यह जरूरी है उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। यह हकीकत बात है, यानी कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा में भी उसे क्लियर हो जाना चाहिए, राज्यसभा में भी उसे सहमत बहुमत मिल जाना चाहिए, तभी वो यहाँ से पास माना जाएगा। तो यहाँ चौथा वाला कथन भी सही है। अब ध्यान देने वाली बात है पांचवें वाले स्टेटमेंट में, विधि निर्माण संबंधी किसी विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पेश किया जाए या राज्यसभा में, यानी स्वतंत्र हैं, यानी जो भी सरकार के कैंडिडेट हैं वो स्वतंत्र हैं, मंत्रिपरिषद स्वतंत्र है, वो चाहे लोकसभा में अपना विधेयक ला सकती है या राज्यसभा में पहले ला सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में आएगा उसके बाद राज्यसभा में नहीं जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी स्टार्टिंग राज्यसभा से होती है, कभी कभी स्टार्टिंग जो होती है वो राज्यसभा से भी होती है। तो यहाँ पे पांचवा कथन गलत है। पांचवें कथन में कहा गया है पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में आएगा, नहीं, यहाँ पे हम राज्यसभा से भी कर सकते हैं, राज्यसभा से करवा के लोकसभा ले जा सकते हैं, कहीं से भी हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, तो आंसर है आपका डी, केवल 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 10 है आज आपका, भारतीय संसद के सदनों में चलने वाली कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। सेकंड है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। थर्ड है आपका, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इसके चलते सरकार भी चुस्त रहती है। चौथा है, जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, आपके यहाँ पर संसद में प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में क्या होता है, यहाँ पर जो सांसद जो होते हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि आपने ये काम किया है तो इसका क्या क्या धरातल पे पहुंचा है, क्या नहीं पहुंचा है, आपने योजना चलाई है, कितना लोगों को लाभ मिला है, नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं प्रश्नकाल में जो है सांसद इनसे सवाल पूछते हैं, सरकार के नुमाइंदों से सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्यवाही के माध्यम से संसद जो है वो कार्यपालिका पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका को कहीं ना कहीं डर लगता है, अगर मान लीजिए संसद हमारे कामों से खुश नहीं है, और हो सकता है हमारे ही संसद कहीं हमारे खिलाफ बगावत कर दें, तो क्या होगा, उस स्थिति में कार्यपालिका भंग हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में यहाँ इन्हें संवेदनशील रहना पड़ता है। सेकेंड है आपका, लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन के लिए विपक्षी दल एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। ये हकीकत बात है। एक मजबूत विपक्ष जो है एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी होता है। ये ध्यान रखना, जितना आपका विपक्ष जो है मजबूत होगा उतना ही सरकार, जो वर्तमान सरकार है, कोई भी सरकार है, वो भी कंट्रोल में रहेगी। और मान लीजिए विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है,
तो इस बात का सरकार में जो भी बैठे लोग हैं फायदा उठाते हैं, वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। तो ऐसे में जनता को यहाँ पे हानि उठानी पड़ती है, जनता को यहाँ पर दिक्कत उठानी पड़ती है। जैसे महंगाई हुई, यानी मान लीजिए विपक्ष कमजोर है तो क्या हुआ, महंगाई सरकार को एक पार्टी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वो महंगाई लगातार बढ़ाती जा रही, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर विपक्षी दलों की भूमिका अहम होती है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो वो एकदम एकदम तीव्र गति से अपने मुद्दों को उठाते हैं, जो भी सरकार की नीतियां उनके खिलाफ आलोचना करते हैं, या फिर अपनी नीतियां हैं या फिर अहम सुधार या सुझाव वाले जो भी कदम है उनके प्रति अपने जन समर्थन जुटाते हैं। जन समर्थन का मतलब क्या है, लोगों का समर्थन जुटाते हैं कि सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है, आप सरकार का विरोध कीजिए। तो सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है आपका, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। ये हकीकत बात है, यानी कि आप सांसद जो प्रश्न उठा रहे हैं, सरकार की नीतियों पर आलोचना कर रहे हैं, इससे सरकार को पता चलता है कितने लोग हमसे खुश हैं और कितने नाखुश हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसी सोचती है कि हमें अब यहाँ पर बेटर काम करना चाहिए, यानी अलर्ट रहना चाहिए, चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर शासन व्यवस्था है वो अच्छी तरह से चल सके। थर्ड वाला कथन भी सही है। चौथा है आपका, जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, यानी जो भी आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये संसद को नियंत्रित भी करते हैं, निर्देशित भी करते हैं और सूचना भी करते हैं। तो ऐसे में सांसदों की यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आप देखेंगे नियंत्रित करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ लोग जो सत्ता में मौजूद हैं वो सरकार बना रहे हैं, कार्यपालिका चला रहे हैं, वो नियंत्रित कर रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं, यानी कि बोलो जो सरकार है यानी कार्यपालिका है अपनी बाकी सत्ताधारी दल को निर्देशित भी कर रहा है, निर्देश दे रहा है, सूचना भी दे रहे हैं कि भाई सूचना क्या है कि भाई हमने कोई काम किया, सरकार ने कोई काम किया है, कोई योजना लेकर आए हैं, उसके क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे, सूचित भी कर रहे हैं अन्य सांसदों को। तो यहाँ पर इनकी संसद की, यहाँ पर संसद एक ऐसा स्थान है यहाँ पर ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे इनकी यहाँ पर भूमिका अहम हो जाती है। तो चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर चारों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है आज आपका, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से बंदित लिख दिया है, प्रतिबिंबित होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर शब्द जो आएगा प्रतिबिंबित आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंबित आएगा, ध्यान रखना। आप बता दे रहा हूं, प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबिंबित है, ठीक है, कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सांसद में कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। संसद की आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, संसद में कुछ सीटें समाज के हाशिए के समूहों, जिनमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, इनके लिए हैं, ये इनके लिए आरक्षित की गई हैं। देश की आधी आबादी औरतों की है, लेकिन संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल पाई है। थर्ड है आपका, संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। देखिए, बात करें आपका जो प्रतिनिधि मूलक आपका लोकतंत्र बोला जाता है, तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि सारे समाज, जो भी आपके सारे समाज हैं और समाजों में भी तमाम जो समूह हैं, जातिगत समूह हैं, उन सभी की नुमाइंदगी हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपके समाज में भी कुछ ऐसे समूह हैं जो कि सामाजिक रूप से सशक्त ना हो पाने के कारण, यानी क्या है, यानी उनका वोट केवल वोट ही रह जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, यानी चुनाव वगैरह भी नहीं लड़ पाते हैं। तो समाज में ऐसे भी कुछ वर्ग हैं जो कि चुनाव वगैरह लड़ने में सक्षम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान कर दिया है जिससे कि इन वर्गों के लोग भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकें और चुनाव लड़ने के उपरांत अपनी बात, अपनी जो भी समुदाय की बात संसद में रख सकें, संसद के पटल पर रख सकें, उसकी ओर लोगों का ध्यान केंद्रित कर सकें। तो यहाँ पर संसद में कुछ सीटें आपके समाज के जो हाशिए के समूह हैं, जिनमें आपकी शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जातियां आती हैं, अनुसूचित जनजातियां आती हैं, इनके लिए कुछ सीटें आपकी संसद की, एमपी की जो सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है, आरक्षित की गई हैं। बात करें औरतों की, देखिए अगर औरतों की अगर बात उठा के देखें तो जब हमारा देश आज से अगर हम 40 साल पहले की स्थिति उठा के देखें तो 40 साल पहले यहाँ पर केवल 4% औरतें थी। आज के टाइम में फिर भी 11% औरतों की संख्या हो गई है। टोटल जितने एमपी हैं उसमें 11% औरतें हैं। लेकिन फिर भी जो लोग प्रश्न उठाते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमारी आधी आबादी यानी पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें 50% औरतें हैं, इसके बावजूद संसद में केवल 11% औरतें ही पहुंच पाई हैं। ये वास्तव में चिंता का विषय है। और कायदा तो ये कहता है भाई 50-50 होना चाहिए, संसद में भी 50% औरतें होनी चाहिए, ये बात कही जाती है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है कि देश की आधी आबादी औरतों की है, लेकिन संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल पाई है। कुछ लोगों ने अपनी सुझाव दिया है, कुछ लोगों ने अपनी राय दी है कि संसद की 33% सीटें जो हैं ये आरक्षित कर दी जाएं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक इस संदर्भ में, इसके संबंध में
कोई भी यहाँ पर विधेयक पारित नहीं हुआ है, कोई भी कानून नहीं लाया गया है। तो इस वजह से अभी महिलाओं की रिजर्वेशन के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए कोई यहाँ पर अभी कानून नहीं आया है और किसी तरह का अभी कोई प्रावधान नहीं है। तो थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा कि संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। अभी फिलहाल में आपके यहाँ आप जानते होंगे जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए आपके जो पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में और आपकी नगर पालिका वाला जो है सिस्टम, उसमें सीटें रिजर्व की गई 33% महिलाओं के लिए। केवल वहां पर सीटें रिजर्व में, अभी एमपी या विधानसभाओं में सीटें रिजर्व नहीं की गई हैं, ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यहां पर केवल तीसरा वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल थर्ड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि चैप्टर का कोई भी कोना ना छूटे, चैप्टर की हर कोने से, हर लाइन से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन बनकर आए, और मेरा प्रयास आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको करना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि जो आपके नए अभ्यर्थी हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। और आप लोग, तमाम लोग ऐसे भी हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है जो ये सोचते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन से हमारा आंसर जो है, अटेम्प्ट जो है हम कर पाएंगे कहीं पर। तो आपको एक बात और मैं बता दूं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आज हमारा एग्जाम पैटर्न जो है आगे बढ़ता जा रहा है, या फिर एग्जामों की जो आते जा रहे हैं, अब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, अब पुराना डरा नहीं रहा है। सबको पता है कि पहले क्या होता था कि एक साधारण से 4 ऑप्शन होते थे, आप रट लेते थे, उन्हें आराम से मेमोराइज कर लेते थे, चले जाते थे एग्जाम में, किसी एक को चूज कर लिया, टिक कर दिया, आप पास हो गए। अब ऐसा नहीं है। अब जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो भाषाई प्रवृत्ति के बनाए जा रहे हैं, यानी जिनमें पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्याख्यान दिया हुआ है। आप तभी भी उस व्याख्यान को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी उस व्याख्यान का अर्थ समझ पाएंगे जब आपने डीपली उस व्याख्यान को समझा होगा, किताब पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आप जो वन लाइनर क्वेश्चन वाली हैबिट है वो आप त्याग दीजिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिए। आप यूपीएससी, सीटेट, इन एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी अप्लाइड प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं, जहां पर भाषा आपको देखने को मिलेगी। तो भाषा के बारे में आप अवबोध चिंतन तभी कर पाएंगे जब आप इसके बारे में गहनता से यहाँ पर जो ज्ञान लिए होंगे। तो मेरा मानना ये है कि थॉरोली पढ़िए, थॉरोली का मतलब ये है गहनता के साथ पढ़िए, केवल लाइटली मत पढ़िए। जल्दबाजी में किसी ने हमें 1 घंटे की वीडियो में पूरा क्लास 8 खत्म करवा दिया, ऐसे वीडियो बिल्कुल मत देखिए, इन्हें तो स्किप करिए। आप वो वीडियो देखिए जहां पर पूरा पूरा कंटेंट कवर हो रहा हो, यानी कि आप जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी करने से आप अपने फ्यूचर में ही आप लेट हो रहे हैं, यानी आप अपने फ्यूचर के साथ देरी कर रहे हैं। जल्दबाजी वहां कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फ्यूचर के साथ देरी कर रहे हैं। तो कंटेंट आप परखिए, जांचिए, और ये महसूस भी कीजिए कि आपके लिए कितना बेस्ट कंटेंट आ रहा है, फिर भी आप नहीं देख रहे हैं। तो आई होप कुछ लोगों को समझ में आएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।